हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे संधारित्र तथा पैरावैद्युत के नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या फिर आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। बातें समझ में आ रही है। और इस लेक्चर में ख़त्म होने वाला है आपका ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का। और इसके बाद एक वन डे ग्राफ जनित बचेगा, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, ठीक है ना, वन डे ग्राफ जनित्र। तो इससे पहले सारे मतलब जो भी टॉपिक है वो सारी चीज़ इस लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या फिर आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे आवेशित संधारित्र की संधारित्र यानी कैपेसिटर, इंग्लिश में याद रखिए भैया। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, कि संधारित्र में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है ना। तो हम जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं या फिर आवेश दिया जाता है, तो उसको आवेश देने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। बातें समझ में आ रही है। कुछ कार्य करना पड़ता है आवेश देने के लिए, ठीक है ना। और वही कार्य जो होता है इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। बातें समझ में आ रही है। चलिए, तो मैं दो तरीकों से इसकी स्थितिज ऊर्जा प्रूव कराऊंगा। एक तो बाय इंटीग्रेशन और एक सिंपल मेथड से मैं इसकी स्थितिज ऊर्जा प्रूव करवाने वाला हूं। तो बाय इंटीग्रेशन वाला आप सबसे बेहतर समझिएगा, क्योंकि बाय इंटीग्रेशन द्वारा क्या होगा, हर एक क्वेश्चन उस पर सॉल्व होगा। और ये सिंपल मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है बाबा, ठीक है ना। तो प्रूफ बाय इंटीग्रेशन द्वारा पहले हम करेंगे सिंपल मेथड द्वारा। तो देखिए क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें। एग्जाम में तो लिखना पड़ता है भैया ना, एग्जाम में तो क्या करना पड़ता है, उसके साथ साथ प्रूफ के साथ साथ लिखना भी पड़ता है। मैं तो आपको समझा दूंगा कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन कैसे लिखना है एग्जाम में कि अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके, वो चीज़ मैं इस लेक्चर में ही इसी के लिए मैं तो बनाता हूँ वीडियो। बातें समझ में आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी चालक को, ये है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक यानी संधारित्र मान लीजिए, किसी चालक को, ठीक है ना, किसी चालक को आवेशित करने के लिए ठीक है, आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है, कुछ कार्य करना पड़ता है। और वह कार्य जो होता है चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और वह कार्य बाय सिंपल मेथड पहले प्रूव करवाऊंगा, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन मेथड इसके बाद प्रूव करवाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंटीग्रेशन मेथड हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और वह कार्य ऊर्जा के रूप में उस चालक में ऊर्जा के रूप में फटाफट साथ में लिखते चलिए, संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इसी ऊर्जा को उस चालक की या फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। साथ में लिखते चलिए बाबा, बहुत मजा आने वाला है। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल मेथड से।
तो लिखेंगे कि माना किसी चालक को, माना किसी चालक को ठीक है, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर, ठीक है ना, Q आवेश देने पर उसके विभव, उसका विभव 0 से भी हो जाता है, उसका विभव, विभव यानी कि पोटेंस विभव, ठीक है ना, विभव, विभवांतर, ठीक है ना, V से इंडिकेट करते हैं, तो उसका विभव 0 वोल्ट से, ठीक है ना, V वोल्ट हो जाता है। 0 से लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए 0, 0 से V हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो औसत विभव निकाल लेंगे, ठीक है, औसत विभव, अतः औसत विभव, औसत विभव क्या होगा, 0 + V/2। औसत ऐसे ही तो निकालते हैं, जो इतनी संख्याएं होती है उससे भाग देते हैं उतनी संख्याओं से, जैसे 1 2/2, तो ये क्या हो जाएगा, V/2, ठीक है। अब देखिए कार्य बराबर हम क्या जानते हैं, औसत विभव तो निकल गया, कार्य बराबर क्या होता है, आवेश इंटू औसत विभव, कार्य बराबर W = VQ, चाहे V = W/Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से VQ, ये नहीं लिखवाया हूँ तो लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आवेश इंटू औसत विभव, आवेश इंटू औसत विभव, ठीक है। अब देखिए कार्य को W से इंडिकेट करते हैं, आवेश को किससे इंडिकेट करेंगे, Q से, औसत विभव क्या है, V/2, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ½ QV, ठीक है, ½ QV। यह कार्य ही क्या होता है, चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, यह कार्य ही चालक में, यह कार्य ही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। और जब संचित हो जाएगा तो उस कार्य को क्या लिखेंगे, U से इंडिकेट कर देंगे, बस स्थितिज ऊर्जा को U से इंडिकेट करते हैं, तो W के जगह पर क्या लिख देंगे, U, तो W के जगह पे U लिखेंगे, तो U = क्या हो जाएगा, ½ QV। ये फार्मूला आपका तैयार हो गया, ये होगा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि Q = CV होता है, अरे भैया C = Q/V, ये फार्मूला नहीं लिखवाया था क्या आपको, याद करो याद करो, C = Q/V, ये फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को, तो ये लिखेंगे Q = CV। हम जानते हैं कि Q = CV होता है, तो यहाँ पर Q का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, U = ½ Q के जगह पर CV रखिए, तो C और ये भी क्या हो जाएगा, CV² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, U = ½ CV², जहाँ C क्या है, धारिता है संधारित्र की, और V वोल्ट है, ये वेलोसिटी नहीं है बाबा, ये वोल्ट है। बातें समझ में आ रही है, विभव है विभव, ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। U = ½ CV² हो जाएगा, या फिर एक और फार्मूला लिखवाऊंगा, इसको पहले फटाफट नोट करिए। U का फार्मूला एक V हटा करके लिखा जाएगा, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, बहुत ही आसान है ये सब सारा चीज। नोट किया क्या, नोट किया क्या, मिटाऊं मिटाऊं मिटाऊं, चलिए मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है, यहाँ से
इतने में काम हो जाएगा कुछ कुछ। इसके बाद भाई इंटीग्रेशन मेथड भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं अगर v के जगह पे यहीं से देखिए यहीं से v इजकल टू क्यू बाई सी भी होगा ये फार्मूला से। अब देखिए क्या लिखेंगे, v की जगह पे, इस v की जगह पे क्यू बाई सी डाल दो तो u इजकल टू क्या हो जाएगा, u इजकल टू क्या हो जाएगा हाफ q, अब v की जगह पे क्यू बाई सी डाल दो इंटू क्यू बाई सी, तो क्या हो जाएगा u इजकल टू क्या हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ऐसे लिखो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी कि क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। यदि क्यू दे रखा हो, सी दे रखा हो और स्थितिज ऊर्जा पूछ रखा हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, मिटाओ इसको, तो मिटाना भी पड़ेगा, ये तो आप नोट कर लिए होंगे। अब इसी को प्रूफ करवाने वाला हूं बाय इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी पर क्वेश्चन बनता है और इस पर भी क्वेश्चन, ये तो फार्मूला लगाओगे तो इस पर तो क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन जब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बनता है बाय इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा बनता है, इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा ही बनता है। हर एक चीज़ का इंटीग्रेशन के द्वारा प्रूफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कोई भी मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है तो इंटीग्रेशन के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटाओ। अब इसी को प्रूफ करने वाला हूं बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको इंग्लिश में जानते हैं क्या क्या बोला जाता है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। ठीक है ना, इंग्लिश में भी जाना कीजिए, टॉपिक तो आपको इंग्लिश में जानना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो बात वही आती है कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसके लिए आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है और कार्य ही क्या होता है, उसमें क्या होता है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और वही क्या होता है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं वैद्युत, उसी ऊर्जा को संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बातें समझ में आ रही है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, लिखेंगे, फिर वही बात लिखेंगे कि माना कि ठीक है ना, संधारित्र की धारिता C है, संधारित्र की धारिता C, संधारित्र की धारिता C है। बातें समझ में आ रही है, संधारित्र की धारिता क्या है, C है। ठीक है, और माना कि संधारित्र को आवेशित करने के लिए, अब लिखेंगे कि माना कि संधारित्र को ठीक है ना, आवेशित करने की प्रक्रिया में, या फिर आवेशित करने के लिए क्या होती है, आवेशित करने के लिए, या फिर ऐसे लिखिए आवेशित करने की प्रक्रिया में, ऐसे लिखिए आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र की ठीक है ना, संधारित्र की या फिर संधारित्र पर आवेश लिखिए, संधारित्र पर आवेश जो हो गया किसी क्षण वो Q डैश हो गया। ठीक है ना, पहले क्या था Q था, और लेकिन आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण उस संधारित्र की आवेश क्या हो गया है, Q डैश हो गया। इसको हम Q1 भी मान सकते हैं या फिर Q डैश भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो तथा उस Q डैश है, तथा
उस, देखिए कैसे लिखेंगे, तथा उस क्षण प्लेटों के बीच विभवांतर, उस क्षण प्लेटों के बीच, उस क्षण जब भैया आवेशित किया जाएगा तो विभवांतर भी तो चेंज होगा भैया, ठीक है ना, विभवांतर भी तो चेंज होगा। तो उस क्षण प्लेटों के बीच विभवांतर, पहले भी था, अब थोड़ा सा उसी क्षण प्लेटों के बीच विभवांतर भी डैश हो गया है, बीच विभवांतर भी डैश है, ठीक है, भी डैश है। तब हम क्या लिख सकते हैं, भी डैश इजकल टू, हम क्या लिख सकते हैं, भी इजकल टू क्यू बाई सी होता है, तो भी डैश इजकल टू क्यू डैश बाई सी हो जाएगा उस टाइम का। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए, अब संधारित्र को और आगे अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। अब संधारित्र को और आगे, ठीक है ना, और आगे अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, अनंत सूक्ष्म आवेश dq, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिखे, dw इज इक्वल टू विभव इंटू आवेश लिख लेते हैं, विभव इंटू आवेश लिख लेते हैं, ठीक है, विभव इंटू आवेश, या फिर हम इसको मिटा करके dw इज इक्वल टू v डैश dq हो जाएगा, v डैश dq, विभव इंटू आवेश सूक्ष्म आवेश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहीं पर हमें इंटीग्रेशन करना है भैया। देखिए यहाँ से करता हूँ, dw इज इक्वल टू, या फिर यहीं पर लगाता हूँ मैं इंटीग्रेशन का चीज, टिटिक टिटिक, ठीक है, dw है, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। देखिए ये dq आवेश है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जीरो आवेश पर कार्य क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक है, ये क्या है, लिमिट लगा रहे हैं, जीरो आवेश पर कार्य क्या हुआ, जीरो हुआ। अब देखिए क्यू आवेश पर कार्य क्या होगा, क्यू आवेश पर कार्य क्या होगा, क्यू आवेश पर कार्य क्या होगा, ऐसे लिमिट लगाएंगे, जीरो टू क्या लिखाएंगे, क्यू आवेश पर, सॉरी क्यू आवेश पर कार्य क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ठीक है, जीरो पर जीरो, क्यू पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w होगा, और w में से जीरो लिमिट वगैरह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए v डैश, तो v डैश भैया ये लगाएंगे हम, v डैश इक्वल टू क्यू डैश बाई सी लिख दें, जीरो टू q, और v डैश की जगह पर ये लिखेंगे q डैश बाई सी इंटू डी क्यू। अब आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो अभी दिक्कत है, इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, 12 में है, इंटीग्रेशन आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर बेसिक इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो मैंने पढ़ा रखा है बेसिक इंटीग्रेशन अपने जीरो चैप्टर करके, ठीक है ना, फिजिक्स जीरो चैप्टर, वो आप देखेंगे वीडियो, ठीक है ना। देखिए तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए DQ है, C तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/c बाहर कर लेते हैं, और Q डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्यू डैश स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं यहाँ पर कैसे बताऊँ, और लिमिट लगेगा 0 टू q, फार्मूला यही लगता है x टू दी पावर n dx इजकल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ये सिंपल सा फार्मूला यही याद रखना है, ठीक है ना। तो q डैश है, तो q डैश यहाँ पर 1 है, तो 1 n के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, q 2, तो q का स्क्वायर, और n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2,
क्यू डैश स्क्वायर बाई 2 हो गया। लिमिट लगाना है 0 से क्यू। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट भरते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट भरते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट सिंप्लाई W इजिकल टू क्या हो जाएगा, हाँ 1/c, और ये देखिए 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, 2 तो भी कांस्टेंट है, 2 में तो कुछ डाला नहीं जाएगा, तो 1/2c हो जाएगा। और पहले क्या करेंगे, क्यू डैश स्क्वायर, पहले अपर लिमिट भरेंगे तो क्यू डैश के जगह पर लिखेंगे क्यू, तो क्यू स्क्वायर माइनस करके लोअर लिमिट, तो लोअर में 0 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट सिंप्लाइड W इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। बातें समझ में आ रही है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, या फिर हाफ 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। और यही जो होता है संधारित्र, यही कार्य जो होता है संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है ना। यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैं ऊपर से मिटाऊं क्या, चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। यही कार्य जो होता है, यह कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है, ठीक है। तो W की जगह पे क्या लिखेंगे, U रख देंगे, U इजकल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई c, ठीक है। बातें समझ में आ रही। अब आप लोग आसानी से लिख सकते हैं Q इजकल टू सी भी डाल करके, Q इजकल टू सी भी, तो क्या हो जाएगा, U इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ सी भी स्क्वायर, ये भी फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, हाफ सी भी स्क्वायर आ जाएगा। यहीं से आप लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी भी स्क्वायर। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। इसके बाद हाफ क्यू भी आप लिख सकते हैं, हाफ क्यू भी इजकल टू, हम यहाँ से क्यू बाई सी लिख सकते हैं, भी इजकल टू क्यू बाई सी, या फिर सी इजकल टू क्यू बाई भी लिख दें यहाँ पे, तो आ जाएगा यू इजकल टू सी इजकल टू क्यू बाई भी। तो क्या लिखेंगे, सी इजकल टू क्यू बाई भी रखें यहाँ पे, तो यू इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर, और सी के जगह पे लिखेंगे क्यू बाई भी, तो क्यू बाई भी, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यू इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू भी, ये भी आ गया। दोनों तरीके से फार्मूले आ गए, दोनों तरीके से फार्मूला आए कि नहीं आए, दोनों तरीके से फार्मूला आया ना। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों, नोट कर लीजिए इस पर, ये फार्मूले याद कीजिएगा। भविष्य संधारित्र की स्थिति ऊर्जा 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले के आप याद रखेंगे, तभी आपके क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ा दे क्या, संधारित्र प्लेटों के परावैद्युतांक की पट्टी प्रवेश कराई जाती है, तो संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन क्या क्या होती है ये भी बताना पड़ेगा, बता दो। करना कुछ नहीं है, जब संधारित्र में जो के परावैद्युतांक वाले पट्टी को जब क्या करेंगे, के परावैद्युतांक वाले पट्टी जब डालेंगे, ठीक है ना, जैसे संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश कराई जाने पर संचित स्थिति ऊर्जा, तो वहाँ पर के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यू इजकल टू हाफ, ऐसे लिख देते हैं। इसको मिटाओ जरा,
बहुत ही आसान सा फार्मूला है सब कुछ। संधारित्र के प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच, ठीक है ना, संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश कराई जाने पर, की पट्टी प्रवेश कराई जाने पर, ठीक है ना, कराई जाने पर संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन, संधारित्र की ऊर्जा डायरेक्ट लिखो ना, संधारित्र की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो लिख देंगे U इक्वल टू हाफ के सी नॉट, ठीक है ना, हाफ के सी नॉट, ऐसे लिखो। U इक्वल टू यू नॉट बाई के, जहाँ यू नॉट जो है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी है, ठीक है ना, यू नॉट जो है हाफ क्यू नॉट लिख लो अपॉन सी नॉट, यू नॉट जो है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी नॉट, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू नॉट बाई के। बस यही फार्मूला आप याद रखो, फटाक से आप फार्मूला लगाएंगे आपका आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख लो, ये यू नॉट के का वैल्यू वगैरह सब रख लोगे तो यू का जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, यू का वैल्यू आएगा हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन के सी नॉट, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन के सी नॉट, ठीक है, यू इक्वल टू हाफ के नॉट स्क्वायर अपॉन के सी नॉट, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन के सी नॉट, ठीक है ना, ये आप रख लेंगे। अब हम आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना होता है, हम ये प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं इसको पहले जानेंगे कि ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, इसके बाद और भी बातें समझेंगे, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, ठीक है, मिटाऊं। तो ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, कैसे बोलेंगे कि संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को, ठीक है ना, संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की, ठीक है ना, ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ऊर्जा की मात्रा को या फिर ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे, संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, स्मॉल यू से इंडिकेट करेंगे। बातें समझ में आ रही है। चलिए, ऊर्जा घनत्व टॉपिक लिखिए, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, तो संधारित्र के, लिखिए फटाफट, संधारित्र के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, ठीक है ना, एकांक आयतन में उपस्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आयतन में उपस्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से, इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
स्मॉल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में, तो यू अपान एकांक आयतन, एकांक आयतन तो क्या हो जाएगा, आयतन लिखिए, आयतन क्या हो जाएगा इसका, ए और इंटू डी, ठीक है ना, संधारित्र का एकांक आयतन ए इंटू डी, ठीक है। तो यू के जगह पर क्या, स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमने प्रूव करवाया अभी, हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये रख दीजिए हाफ सी वी स्क्वायर अपान में ए डी, ठीक है। यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर अपान ए डी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी होता है, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और भी इक्वल टू क्या होता है, ई डी। ये बातें समझ में आ रही है। तो देखिए क्या क्या रख देंगे, वो सारी चीज़ें रख देंगे यहाँ पे, डेट सिंप्लाई यू इक्वल टू हाफ, ठीक है ना, सी के जगह पर लिख देंगे के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और भी स्क्वायर के जगह पर ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर के जगह पर रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर। बातें समझ आ रही है, भी का स्क्वायर यानी कि भी का स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपान में पूरा का अपान लगा दीजिए, और इनटू क्या हो जाएगा, ये ए डी अभी बचा हुआ है। देखिए क्या क्या कट रहा है, डी डी, ये डी स्क्वायर कट गया, ए कट गया, ठीक है ना, तो क्या बचा अपने पास, क्या बचा अपने पास। अब देखिए u इक्वल टू क्या लिखेंगे, u इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हो गया आपका ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, हवा या निर्वात हो तो क्या होगा, u इक्वल टू के इक्वल टू 1 हो जाएगा। माध्यम हवा या निर्वात हो तो वहाँ पर k का वैल्यू 1 हो जाता है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, बातें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। ये जो a है यहाँ पे प्लेटों का क्षेत्रफल है, संधारित्र का प्लेट होता है उसका क्षेत्रफल है, और उन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। बातें समझ में आ रही है, और कोई प्रॉब्लम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारा फार्मूला प्रूव करवा रखा है, बी इक्वल टू ई डी, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये सारी फार्मूला हमने प्रूव करवा रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो बल होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको फटाफट नोट कीजिए, जरा फटाफट नोट कीजिए। हो गया, चलिए मिटाता हूं इसे, ठीक है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, आवेशित समांतर प्लेट, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच बल
ठीक है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच बल, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ ए चार्ज पैरेलल, ठीक है ना, चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। तो देखिए माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है ना, एक पर आवेश प्लस क्यू है और एक पर आवेश माइनस क्यू है, ठीक है। ये विपरीत आवेश होने के कारण यहाँ पर देखेंगे कि ये विपरीत आवेश है, इन प्लेटों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है ना, इन प्लेटों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए, अब प्लेटों को धीरे धीरे मतलब डी दूरी तक, यहाँ मान ली प्लेटें हैं और धीरे धीरे हम डी दूरी तक हम इसको ले आए हैं, ठीक है ना, डी दूरी तक हम ले करके आए हैं और डी दूरी तक ले करके आए हैं या फिर हटाया जाता है, इसको थोड़ा सा हटाया जाता है डी दूरी तक, ठीक है ना। तो दूरी डी की प्लेटों की विमाओं की तुलना में बहुत ही, डी जो है प्लेटों की विमाओं की तुलना में ये विमा जो है बहुत ही डी छोटा सा भाग है, थोड़ा सा हटाया गया, ठीक है ना। जब थोड़ा सा हटाया गया तो इसमें हम प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो शायद इस तरह होगा, ठीक है ना, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरह प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस तरह होगा और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एक समान मान सकते हैं, ये डी स्मॉल है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा है। बातें समझ में आ रही है। तो अतः लिखेंगे कि प्लेटों, या फिर ऐसे लिखिए, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि माना कि एक समांतर प्लेट, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश की, एक प्लेट पर आवेश Q तथा दूसरे पर माइनस क्यू है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। दूसरे पर क्या है, माइनस क्यू है और हम थोड़ा सा इसके पास से ले करके जा रहे हैं और इनके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे के विपरीत है। आवेश जब एक दूसरे के विपरीत है तो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए हम प्लेटों को ऐसे लिख रहे हैं, एक प्लेट पर आवेश क्यू तथा दूसरे पर माइनस क्यू है, छोड़ दो, अब इतना ही छोड़ दो। अब लिखेंगे कि प्लेटों को समीप 0 से डी तक हटाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो लिख लेंगे। प्लेटों को, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ प्लेट पास में थी और इसको हमने डी डिस्टेंस तक हटाया तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, हम लिखेंगे प्लेटों को समीप से, प्लेटों को समीप से यानी कि 0 से, समीप 0 से डी दूरी तक हटाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, सीधे सीधे सिंपल सा फार्मूला लिखा। यह कार्य प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है ना। यह कार्य प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। और जब एकत्रित हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, U इक्वल टू हाफ क्यू भी। जब एकत्रित हो जाएगा तो प्लेटों के बीच हमने अभी प्रूव करवाया कि U इक्वल टू हाफ क्यू भी भैया होता है, U इक्वल टू हाफ क्यू भी,
बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही कि नहीं? अब हम जानते हैं कि वी ई इजकल टू वी बाई डी होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कहीं पढ़ाया हम ना। तो वी इजकल टू क्या हो जाएगा, ई डी। अगर नहीं पढ़ा हूँ तो फार्मूला भैया लिख लो, वी इजकल टू ई डी। ठीक है ना? अभी आपको नहीं लगता है कि फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं तो फार्मूला लिख लो। तो वी इजकल टू ई डी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सिंप्लाई यू इजकल टू हाफ क्यू और वी के जगह पर लिख देंगे ई डी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए सीधा सा फार्मूला, सीधा सा ये जो होगा W को हम लिख सकते हैं, जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, बीच स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो हम लिख सकते हैं U इजकल टू एफ डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। ठीक है, तो U इजकल टू एफ डी। अब देखिए ये जो है आपस में बराबर है, एलचेस बराबर है तो आरचेस भी बराबर होगा। तो एफ डी डायरेक्ट सिंपली क्या लिख सकते हैं, एफ डी इजकल टू हाफ क्यू इंटू ई इंटू टी। तो यहाँ से एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं, डी से डी कैंसिल कर दिए, एफ इजकल टू डायरेक्ट सिंप्लाई एफ इजकल टू हाफ क्यू ई। यानी कि प्लेटों के बीच कितना अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा भैया, प्लेटों के बीच कितना अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, तो हाफ क्यू ई। ठीक है, बातें समझ में आ रही कि नहीं? प्लेटों के बीच इतना आकर्षण बल कार्य करेगा, हाफ क्यू ई। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। नोट किया क्या? मिटाऊं? चलिए मैं मिटाता हूं। ठीक है, अब एक टॉपिक पढ़ेंगे और जब आवेशित संधारित्रों को समांतर में जोड़ा जाता है। टॉपिक है, लिखिए, जब आवेशित संधारित्रों को समांतर, ठीक है ना, समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, में जोड़ा जाता है, तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है ना, पुनर्वितरण, ठीक है, तथा ऊर्जा का ह्रास कितना होगा, ये हम प्रूव करने वाले हैं। ऊर्जा कितना खर्च होगा ये हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर मानेंगे कि दो संधारित्र है जिस पर आवेश जो है, एक संधारित्र पर आवेश जो है Q1 इजकल टू C1 V1, ठीक है, और दूसरे पर आवेश जो है Q2 इजकल टू C2 V2। बातें समझ में आ रही है? Q2 इजकल टू C2 V2। तो लिखेंगे माना दो संधारित्र जिस पर आवेश Q1 इजकल टू C1 V1 तथा Q2 इजकल टू C2 V2 है। अब हम इन संधारित्रों को हम एक समांतर क्रम में जोड़ देते हैं।
इन संधारित्रों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, ये है आपका C1, ये है आपका C2। इस पर प्लस चार्ज होगा तो इस पर माइनस चार्ज होगा, पर प्लस चार्ज तो इस पर माइनस चार्ज। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, यदि दोनों संधारित्रों को हमने दोनों संधारित्रों को समांतर में जोड़ दिया जाता है तो इस पर जो होगा विभव जो होगा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना, जब तक कि दोनों में विभव क्या हो, समान न हो जाए। क्या होगा, उच्च विभव से, जिसमें उच्च विभव होगा वो निम्न विभव की ओर बढ़ेगा, और तब तक ये होता रहेगा जब तक कि उन दोनों में, दोनों संधारित्रों में विभव समान न हो जाए। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अब यदि आवेशों के पुनर्वितरण तो हो चुका है भैया, ठीक है, और कुल आवेश हम अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि कुल आवेश कितने हैं भैया, तो जोड़ना पड़ेगा। कुल आवेश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। इन संधारित्रों पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अब देखिए कुल आवेश तो हो गया। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है Q/C, यानी कि कुल आवेश अपान में कुल संधारित्र, यानी कि कुल आवेश अपान में कुल संधारित्र। ठीक है ना, तो कुल आवेश अपान में संयुक्त संधारित्र कर दीजिए, जो जुड़ा हुआ है उसी का नाम लेंगे ना, संयुक्त संधारित्र। ठीक है, कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2 है। संयुक्त संधारित्र कितना है, संयुक्त संधारित्र क्या होगा, C1 प्लस C2 होगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, Q1 प्लस Q2 है, Q1 का वैल्यू रख दो, Q2 का वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आपको? इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आपको? इतनी बातें आपको सिंपल वे में समझ में आ रही। अब हम क्या करेंगे कि माना कि आवेशों को पुनर्वितरण होने से संधारित्र C1 पर आवेश Q1 डैश हो जाता है। पुनर्वितरण जब होगा, विभव उच्च विभव से निश्चित विभव तक आएगा तो आवेश तो बदल जाएगा ना भैया, तो Q डैश हो जाएगा, Q1 पर क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा। संधारित्र C1 पर आवेश Q1 डैश हो जाता है और C2 पर आवेश जो होता है Q2 डैश हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है कि क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। मैंने पहले भी आपको बता चुका है, बताया है कि नहीं हमने? ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे कि माना कि, साथ में लिखते चलिए फटाफट, माना कि आवेशों के ठीक है ना, आवेशों के पुनर्वितरण ठीक है ना होने से संधारित्र C1 पर आवेश Q1 डैश हो जाएगा, Q1 डैश, तथा C2 पर Q2 डैश हो जाता है। बातें समझ में आ रही है? तो अब हम क्या लिखेंगे, Q1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 भी, विभव तो बदलेगा नहीं क्योंकि विभव तो अब बराबर हो चुका है। ठीक है, समांतर क्रम में विभव भैया समान होता है, और जब तक समांतर क्रम में होगा विभव अगर समान नहीं होता है तो वो आपस में बदलता रहता है जब तक कि उच्च विभव से निम्न विभव तक आता जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो Q1 डैश इक्वल टू C1 भी हो जाएगा और Q2 डैश इक्वल टू C2 भी। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे, Q1 डैश अपान Q2 डैश अगर कर ले तो क्या हो जाएगा, C1/C2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बाबा? आ जाएगा कि नहीं? ये V से V कैंसिल हो जाएगा, Q1 डैश अपन Q2 डैश करेंगे तो C1/C2 आ जाएगा कि नहीं? V से V कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना फटाफट नोट करिए।
ये Q1 डैश है। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अब हम पता करेंगे कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नोट किया क्या आपने? इसकी आवश्यकता है, याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता है और इसकी भी आवश्यकता है। मिटाऊं, ऊपर से मिटाऊं? चलिए यहाँ से मैं मिटाता हूँ इतनी चीज़ें। देखिए यहाँ से हमें क्या फाइंड होता है कि दो आवेशित संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है ना, दो आवेशित संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरण आवेशों का अनुपात जो होता है संधारित्रों के अनुपात के बराबर होता है। लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ने पर उन पर पुनर्वितरण आवेशों का अनुपात जो होता है संधारित्रों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी होगी, ये मैं अब फाइंड करने वाला हूँ। स्थानांतरित आवेश की मात्रा ये कितनी होगी, ये मैं इसमें अभी फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। संधारित्रों को जोड़ने से पहले कितना था, लिख लेते हैं। संधारित्रों को जोड़ने से पहले संधारित्र C1 पर आवेश Q1 था। संधारित्र Q1 पर संधारित्र Q1 पर जो संधारित्र Q1 नहीं C1 पर ना, संधारित्र C1 पर आवेश Q1 था। मैं उल्टा ही लिख रहा हूँ, Q1 था, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, तथा C2 पर आवेश Q2 था। अरे भैया पहले तो Q1 और Q2 था ना, जोड़ने से पहले मैंने लिखवाया था कि Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2। बातें समझ में आ रही है। अब देखिए, और जोड़ने के पश्चात, ठीक है ना, जोड़ने के पश्चात जो हो जाता है, ऐसे लिखते हैं, इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा। C1 पर Q1 था और जोड़ने के पश्चात Q1 डैश हो जाता है, ठीक है। जोड़ने के पश्चात क्या हो जाता है, Q1 डैश हो जाता है, सीधे सीधे। बातें समझ आ रही है। चलिए Q1 डैश हो जाता है, मैं नीचे से मिटा रहा हूं। इसकी आवश्यकता है ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए जो स्थानांतरण होगा, कितना स्थानांतरण होगा ये हम फाइंड करेंगे। अतः संधारित्र, ठीक है ना, संधारित्र C1 से संधारित्र C2 पर, संधारित्र C1 से संधारित्र C2 पर स्थानांतरित आवेश, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्थानांतरित आवेश क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश। बातें समझ आ रही। Q1 में से Q1 डैश हम क्या कर रहे हैं, घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि स्थानांतरित आवेश कितना है। तो Q1 माइनस Q1, तो Q1 का वैल्यू हमने लिखा था C1 V1 और Q1 डैश का क्या हो जाएगा C1 V। बातें सुन मेरी।
क्योंकि बाद में तो विभव समान हो गया तो C1 भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, C1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V की जगह पर हमने ये लिखवाया था C1V1 प्लस C2V2 अपन में C1 प्लस C2, तो C1V1 प्लस C2V2 अपान में C1 प्लस C2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इसको मैं मिटाता हूँ। आसानी से सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आएगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो आ जाएगा आप लोगों का डेट सिंप्लाई Q1 माइनस Q डैश Q1 डैश इज इक्वल टू C1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा C1, और ये हो जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ बाबा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व कर दिया जाता है। डेट सिंप्लाई क्या हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व किया जाए। डेट सिंप्लाई C1 मल्टीप्लाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा V1 C1 प्लस C2। ठीक है ना, माइनस C1V1 प्लस C2V2, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, अपान में C1 प्लस C2। आप लोग कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं, ये जोड़ घटाना। डेट सिंप्लाई जो हो जाएगा आपका, कर लेते हैं C1, ये अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, V1 C1 प्लस V1 C2 प्लस V1 C2 माइनस C1 V1, और क्या हो जाएगा माइनस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिए C1 V1 से ये C1 V1 कैंसिल हो गया। ठीक है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे V1 C2 और C2 V1 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं Q1 माइनस Q डैश इजकल टू कितना हो जाएगा C1, और यहाँ पर C2 भी कॉमन हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा C1 C2, तो यहाँ पर V1 माइनस V2 अपान में C1 प्लस C2 आ जाएगा। ठीक है, Q1 माइनस Q डैश इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 अपान में C1 प्लस C2 आ गया। ये इतना बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अब देखिए आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, ये निकल गया आपका कितना, मतलब स्थानांतरित आवेश हुआ, ये इतना स्थानांतरित आपका आवेश हुआ। अब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास कितना होगा, ये मैं आपको प्रूव करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, इसको मिटाऊं, फटाफट बताओ, फटाफट। चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके लिख लेंगे। अभी देखिएगा किस की ज़रूरत है, कॉपी पर नोट करते रहिए, आपको पता चलेगा किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, आवेशों के पुनर्वितरण में, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं आप लोग, नोट्स बनाइए आप लोग। पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास कितना होगा। ठीक है ना, जब आवेश जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बढ़ता है तो उसके क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य किया जाता है तभी तो। ठीक है, यदि दोनों सांधारित्रों के, यहाँ पर दे रखा है कि यदि दोनों सांधारित्रों के आवेश की कुल जो मात्रा होती है वह कितनी होती है, वही रहती है,
ठीक है ना। आवेशों के इस संधारित्र पर आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो तो वही रहेगी भैया, क्योंकि बाहर से तो कुछ आ नहीं रहे हैं आवेश, ठीक है, परंतु उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। जोड़ने से पहले दोनों संधारित्रों को कुल स्थितिज ऊर्जा पहले देखेंगे। जोड़ने से पहले संधारित्र को जोड़ने से पहले संधारित्र को जोड़ने से पहले संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि दोनों संधारित्रों की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। पहले दोनों संधारित्रों की कुल स्थितिज ऊर्जा दोनों संधारित्रों की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यहाँ पर देख लेते हैं। तो U इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर, ठीक है, हाफ C1V1 स्क्वायर। अरे भैया इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U इजकल टू हाफ C1, इसको पीछे पर प्रूव करवाया था, प्लस दूसरी की क्या हो जाएगी, हाफ C2V2 स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को। अब देखिए दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, अब देखिए दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगी, संयुक्त जो धारिता होगी, संयुक्त धारिता कितनी हो जाएगी, C1 + C2 हो जाएगी, ठीक है ना। तथा उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, V भी हो जाएगा, तथा क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है भैया, उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, ठीक है ना। अतः जोड़ने पर कुल स्थितिज ऊर्जा, इसको मैं मिटाता हूं, अतः जोड़ने पर कुल स्थितिज ऊर्जा भैया क्या हो जाएगी, तो U डैश इजकल टू हाफ C1 + C2, हाफ CV स्क्वायर होता है तो C1 + C2 इंटू V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम V हमने निकाला था, जोड़ने के बाद V जो निकाला था हमने, क्या निकाला था, V इजकल टू C1V1 + C2V2 अपान में C1 + C2 निकाला था हमने। ये फार्मूला हमने V जब जोड़ने के बाद विभव V कितना आया था ये निकाला था, तो हम फिर यहाँ V रख देंगे वहाँ पे, ठीक है, रख दे, चलिए रख देता हूँ, ये इसके जगह पे V के जगह पे, ठीक है ना। तो U डैश जो हो जाएगा आपका हाफ C1 + C2, अरे यार यहाँ पर होगा नहीं ऐसे, U डैश इजकल टू हाफ C1 + C2, देख लीजिएगा भैया V स्क्वायर, तो V स्क्वायर के जगह पर ये इसका स्क्वायर कर देंगे, C1 + C1V1 + C2V2 अपान में C1 + C2, इसका टोटल का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर भैया, ये स्क्वायर है, टोटल का हम लोग स्क्वायर करा, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करा हमने, ठीक है। स्पेस कम में दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो स्क्वायर है ये, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया आप लोग को, V का मान रख दिए, सब कुछ U डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जोड़ने के बाद U डैश हुआ और जोड़ने के पहले U था,
जोड़ने के पहले क्या था, U था, स्थितिज ऊर्जा कुल स्थितिज ऊर्जा इतना है और जोड़ने के बाद इतना है। तो स्थानांतरित जो होगा जो ऊर्जा का जो ह्रास होगा इसमें से इसको घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा। बातें समझ आ रही है? इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो ऊर्जा का ह्रास कितना होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पहले नोट कीजिए फटाफट, और इसको मिटाता हूँ और घटाया जाएगा, इसमें से इसको घटाया जाएगा तो ऊर्जा का ह्रास पता चल जाएगा। मिटाऊं क्या? चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है ना, नीचे वाले पार्ट को मिटाता हूँ। और आप लोग अगर नोट नहीं किए तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अतः ऊर्जा का ह्रास कितना होगा, घटा लेंगे हम, पता चल जाएगा U माइनस U डैश, ठीक है। तो U माइनस U डैश कर लेते हैं, डायरेक्ट सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस इसको हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 स्क्वायर, C1V1 प्लस C2V2 अपान में C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर। इसको घटा लेंगे, घटाएंगा तो मैं टाइम लगेगा मुझे, ठीक है ना। तो इसको घटा लेंगे, अंत में जो आएगा आपका ऊर्जा का ह्रास जो आएगा अंत में वो मैं लिख दे रहा हूँ। घटाने में क्या जाता है यार, घटा लेना। ऊर्जा का ह्रास जो होगा अंत में वो आ जाएगा आपका C1 प्लस C1 C2 अपान में क्या हो जाएगा 2C1 प्लस C2 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देख लेना भैया, इतना आएगा आप लोगों का, ठीक है। C1 C2 अपान में 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आपका ऊर्जा का ह्रास आ जाएगा। घटा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। U माइनस U डैश घटा लेंगे। अब देखिए संधारित्रों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको बता दूं तो लिख लीजिएगा कि संधारित्रों का उपयोग आवेश का संचय करने में, आवेश को संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, वैद्युत उपकरण में भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी होता है और वैज्ञानिक अध्ययन में भी होता है, ठीक है ना। संधारित्रों का उपयोग आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, समझ जाएंगे आप लोग। ये जो प्रूफ है, प्रूफ ही मैं बताऊंगा, अधिकतर चीज़ें और थ्योरी वगैरह बता दिया। अब आपका एक बचता है वान डे ग्राफ जनित्र, इस चैप्टर में एक ही बचता है टॉपिक, वान डे ग्राफ जनित्र, ठीक है ना। तो वान डे ग्राफ जनित्र जो है मैं आपको एक उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है, वो एग्जाम में आता है, किस टाइप से लिखना है, किस टाइप से आप समझ जाओगे और फटाफट लिख दोगे, आपके माइंड में सेटअप कर दूंगा, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है। तो वान डे ग्राफ जनित्र अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और इसके आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह सब लगाएंगे और आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आपका होगा आप में, ठीक है ना। कुमार मित्तल पब्लिकेशन से मैं पढ़ाता हूँ, तो कुमार मित्तल पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। बातें समझ में आ रही है। ये फार्मूला वगैरह सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे, नोट करना है तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर नहीं नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और साथ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी बच्चे जुड़ सके इस चैनल से और अच्छी पढ़ाई कर सके, बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।